बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 कदरे अहम है, लेकिन 2021 में रिड्यूस सिलेबस के बाद ये चैप्टर बहुत अहम हो गया। इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा अहम है और वो है 2.4 और 2.5। यकीनन आपने इस चैप्टर की चारों एक्सरसाइज कर ली होंगी। 2.3 आपने नहीं की होगी, गालबन वो रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 आपको कर लेनी चाहिए। और इनमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको करने चाहिए। जैसे 2.1 में डिस्टेंस फार्मूला है, 2.2 में रेशो थ्योरम है, लेकिन इनमें इन दोनों एक्सरसाइज में बाकायदा आपको सिखाया गया है कि मीडियंस क्या होते हैं, सेंट्रोइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, आर्थो सेंटर क्या होता है और सर्कम सेंटर क्या होता है। आपने इनकी डेफिनेशंस अच्छी तरह से याद कर लेनी है, इनके फार्मूले भी याद कर लेने हैं। इसी तरह 2.3 जो है वो दरअसल 2.1 और 2.2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। 2.4 में आपको स्लोप या ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट दिया गया है और उसमें आपको स्लोप फार्मूला सिखाया गया है। स्लोप फाइंड करने का तरीका है, कुछ कंडीशंस हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर कंडीशंस, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस फाइंड करने को सिखाया गया है। जुमला थोड़ा सा बेरब्त हो गया है, आप समझ तो गए होंगे। एक्सरसाइज 2.5 में स्लोप की मदद से 5 कंडीशंस आपको सिखाई गई हैं और वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए हैं। जैसे आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, परपेंडिकुलर फॉर्म है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। तरतीब इसी तरह से नहीं है। आपको इनके फार्मूले, इनकी कंडीशंस अच्छी तरह से जेहन में बिठा लेनी चाहिए, एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। अभी मैं कह रहा हूँ कर लेनी चाहिए, तो ज़ाहिर है अगर आप चैप्टर 2 कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप एमसीक्यूज करने के काबिल होंगे। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि चैप्टर 2 के एमसीक्यूज जो पास्ट ईयर पेपर में आए हैं वो आपको आज करवा दूँ। आप तवज्जो से इन्हें अटेंड कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू 2015 में है। देखिए मैं तरतीब से आपको एमसीक्यूज इस तरह करवा रहा हूँ कि पहले मैं 2.1 के एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। आपको अंदाजा होगा कि पहला एमसीक्यू डिस्टेंस फार्मूले का है। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स म्यू कोस थीटा, म्यू साइन थीटा एंड 0 0 इज। अब डिस्टेंस उसने कहा है। अब ज़हन में रखिएगा दो पॉइंट्स हैं। अगर आपने ये कर लिया कि इसको पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 और इसको y1 कह दिया, इसको x2 और इसको y2 कह दिया, तो आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। इन्हें ए और बी मान लीजिएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला है आपके पास, आप चाहें तो x1 माइनस x2 लिखें, चाहे तो x2 माइनस x1 लिखें। इस फार्मूले में अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद म्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि ज़ीरो तो यहाँ में यूज़ ही नहीं होगा, ज़ीरो वैसे भी यूज़ नहीं होता। अब अगर आप यहाँ म्यू स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बाकी आपके पास बचता है, क्या चीज़ बचती है, म्यू स्क्वायर कॉमन लेने पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाकी बचता है, जो 1 के बराबर होता है। इस तरह आप कह सकते हैं कि ये रूट म्यू स्क्वायर है या इसका मतलब म्यू है। तो म्यू यूनिट है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, और यही रेड होना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 2, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 5 फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखो याद रखो कि किसी भी पॉइंट का किसी भी एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो उसके अपोजिट कोऑर्डिनेट के पॉइंट के अपोजिट कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। जैसे अगर आप पास ये पॉइंट एक्स वाई लेते हैं यहाँ पर, तो इसका ये जो डिस्टेंस है ना ये y के बराबर होगा और ये जो डिस्टेंस है इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। यानी डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस is equal to the y coordinate of point, and distance of any point from y axis is equal to the x coordinate of the point. तो कहते हैं distance of the point 4 5 from the y axis is,
वाई एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए। और देखिए ये रेड हो गया, ये वाला। ये सारे डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड हैं। कहते हैं इफ ए इज 2/3 द वे फ्रॉम पी टू क्यू देन ए डिवाइड्स सेगमेंट पी क्यू इन द रेशो। 3 रेशो दे रखी। ए ने पी और क्यू को, पी क्यू सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया। ये आपके पास पी है और ये आपके पास क्यू है। पी जरा भद्दा हो गया, चलिए। अच्छा, इसके 3 पार्ट्स कर दीजिए, इक्वल पार्ट्स। ए जो है इसके 2/3 पर है, यानी ये जो डिस्टेंस है 2/3 ऑफ मोड पी क्यू है यहां तक, और ये जो है रिमेनिंग 1/3 ऑफ मोड पी क्यू हुआ यहां तक। अब दोनों का जो रेशो है अगर आप फाइंड करते हैं, मान लीजिए इस पूरे की लेंथ जो है 1 है, 1 यूनिट है, तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये 2/3 हुआ और ये जो डिस्टेंस है 1/3 है। अब इनका रेशो अगर लेते हैं 2/3 रेशो 1/3, तो आप जानते हैं ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो होना चाहिए 2:1। तो करेक्ट आंसर आपके पास रेड हो गया। आसान तरीके से, आसान जुबान में आपको सिखा रहा हूं और आपने ये सीखा है। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, याद रखिएगा, 2 लाइनें एक पॉइंट पर कट करें तो उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, और अगर 3 लाइनें एक पॉइंट पर कट करें या उससे ज़्यादा तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाती है। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। देखो ट्राइंगल का मीडियन क्या होता है, ये आपकी ट्राइंगल है, इसके इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट जो इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। इसी तरह दूसरे वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन भी मीडियन कहलाएगी, और यहां से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन भी मीडियन कहलाएगी। तो द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। देखो इन सेंटर तो होता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर। बाइसेक्टर आप जानते हैं, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने वाले। ये एंगल अगर 60 डिग्री था 30-30 हो जाएगा। इसी तरह इसका बाइसेक्टर ये इक्वल एंगल, इस तरह ये बाइसेक्टर ये इक्वल एंगल। तो इनके किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इन सेंटर कहलाता है। और आर्थो सेंटर जो है किसी भी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। इस तरह ये एल्टीट्यूड है, इस तरह ये एल्टीट्यूड है। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से ड्रा होने वाली वो लाइन जो अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर हो। तो इस ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा दैट इज कॉल्ड आर्थोसेंटर। और सरकम सेंटर तो आपको याद होगा, मैट्रिक में आपने पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसी लाइंस जो साइड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें और साइड पर परपेंडिकुलर भी हो। जैसे यहां एक मैं राइट बाइसेक्टर बनाता हूं, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें, एक राइट बाइसेक्टर यहां बनाता हूं। तो राइट बाइसेक्टर्स को किसी भी ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है वो सरकम सेंटर होता है। अच्छा, एक और भी बात है,
इन सेंटर, ये जो मैंने बनाया है यहाँ इन सेंटर, अगर कोई सर्कल ड्रा करेंगे आप इसको सेंटर बना मानते हुए तो सर्कल आसानी से ट्राइंगल के अंदर बन जाएगा। और सर्कम सेंटर में अगर आप सर्कल ड्रा करते हैं तो वो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसिस को टच करता हुआ ड्रा होगा। ये सर्कम सर्कल कहलाता है, ये इंस्क्राइब्ड सर्कल कहलाता है। फर्स्ट ईयर में आपने सीखा होगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट अपने बना लीजिए। इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स। सेंट्रोइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। आर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। और सर्कम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। ये चारों डेफिनेशंस आप कॉन्सेप्ट भी बनाइएगा और इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसिस आर। ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसिस दे रखे हैं। जैसे मैं ट्राइंगल बना देता हूं, ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3। तो आप जानते हैं इसका जो सेंट्रॉइड होगा, यहाँ पर जहाँ जो भी पॉइंट होगा उसको मान लीजिए O है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। तो ये क्या होंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइड बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइड बाई 3। तो अब देखिए x1 2 है, x2 8 है और ये 9 है। 2 प्लस 8 19/3। इस तरह y1 8 है, y1 8 है, y2 2 है और y3 9 है, तो ये भी 19/3। इन सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 19/3 होंगे और इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है। तो MCQ नंबर नेक्स्ट 6 पर आते हैं। The point of intersection of internal bisectors of the angles of triangle is called incenter। याद रखिएगा, सेंट्रोइड क्या होता है, आर्थो सेंटर क्या होता है और सर्कम सेंटर क्या होता है, ये मैंने पहले डिफाइन कर दिया है। तो इन सेंटर इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा। एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स आ, चार ऑप्शन दे रखे। लीनियर इक्वेशन हमेशा, याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। नंबर नेक्स्ट है द इंक्लिनेशन ऑफ एक्स। देखिए, इंक्लिनेशन होते हैं एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का अपने साथ एंगल जो है वो 0 होगा, तो 0 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। अब हम 2.4 पर आ गए हैं। द स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। देखो, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर दो बराबर हिस्सों में ये 45 डिग्री एंगल होगा। तो इंक्लिनेशन ऑफ बाइसेक्टर जो है वो 45 डिग्री हुआ, तो स्लोप हुआ m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो 1045 डिग्री कितना होता है? 1। यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए 1। 1 ही रेड हुआ। सॉरी, मैं डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाद में एडिट भी नहीं करूंगा। द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट्स द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। रिपीट हो गया है। स्लोप कहाँ है? एंगल नहीं कहा, इंक्लिनेशन नहीं कहा, तो करेक्ट आंसर 1 होगा। ये कॉन्सेप्ट एक बार बना लीजिए, यही बार बार देखते रहिए, इंशाल्लाह इस चैप्टर के एमसीक्यूज आपके बेहतरीन होंगे। द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन। देखो, वर्टिकल लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री होता है। m इज इक्वल टू 10 90 कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। तो प्यारे बच्चों, द स्लोप ऑफ लाइन
3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ध्यान में रखो आप चैप्टर 2 कर रहे हो, चैप्टर 3 में कॉन्सेप्ट तो यही है, मेथड थोड़े डिफरेंट है। तो आपको इसका स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करने के लिए आप इसे 3x माइनस 5y माइनस 15 है, आप इसे उधर ले जाइए तो 5y इज इक्वल टू 3x माइनस 15 हुआ, तो y इज इक्वल टू 3/5x प्लस माइनस 3। 5 उधर जाकर डिवाइड कर रहा है ना, तो इसका जो स्लोप होगा वो y इज इक्वल टू mx प्लस सी या y इज इक्वल टू mx प्लस बी। ये y इंटरसेप्ट है और ये स्लोप है, ये जिसके गिर्द मैंने सर्कल बनाया है। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है आपके पास क्या होना चाहिए? थर्टींथ है स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। जाहिर है वाई एक्सिस का एंगल 90 डिग्री होता है तो उसका स्लोप तो इनफिनाइट ही होगा ना, ये रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है इफ अ स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। भाई पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तो इसका स्लोप भी क्या होगा? इनफिनाइट होगा। वही चीजें हैं, कोई मुश्किल नहीं है, डरो नहीं, बिल्कुल डरो नहीं। एग्जाम में बड़ा अच्छा स्कोर करोगे अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी भी की हो तो आप अच्छा स्कोर करोगे, ये कर लो। अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उसका थीटा कितना होगा? एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। इफ इट स्लोप इज, तो ज़ाहिर है m इज इक्वल टू 10 0 0 होता है, तो स्लोप इसका क्या आना चाहिए? नंबर 16 इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इट्स इक्वेशन इज। देखिए अगर कोई लाइन, एक लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, बी कॉन्स्टेंट है। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उसका स्लोप जो है वो 0 होगा, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू बी, बी इज कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास जो आंसर होगा y इज कॉन्स्टेंट। ऑप्शन कौन सा सही है? ये वाला सही है। 17 इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। भाई परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है तो पैरेलल टू x एक्सिस होगी ना, पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो फिर इसका आंसर क्या होगा? आंसर वही होगा जो पहले आया था, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इफ स्लोप ऑफ अ लाइन इज -2 एंड y इंटरसेप्ट इज 3। देखो भाई इक्वेशन आपका सिंपल है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब स्लोप दे दिया है -2 और y इंटरसेप्ट दिया है 3, तो इसे इधर ले आओ। तो अब देख लो कि आपका आंसर करेक्ट क्या होना चाहिए? 2x प्लस वाई माइनस 3 करेक्ट आंसर होना चाहिए, और ऑप्शन ए ही करेक्ट है। आखिरी एमसीक्यू है जनाब आली, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। भाई किसी भी लाइन का कि x इंटरसेप्ट पर y की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये जो है 0 मान लिया जाता है। 0 होता है, x इंटरसेप्ट पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर कोई लाइन, ये लाइन नहीं है, याद रखो ये लाइन नहीं है, दिस इज अ कर्व। मैं ऐसी ये कर्व बनाता हूं, ये कर्व है आपके पास, और ये मान लीजिए इस तरह कर्व है, इसका यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 0 है, ये इस पॉइंट पर भी y कोऑर्डिनेट 0 है, तो मैंने y की जगह 0 रख लिया। अब मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसको फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, और इस तरह आपके पास दो आंसर आएंगे, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 2। तो करेक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा कि x की दो वैल्यूज -3 और 2 होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आपको अंदाजा हो गया होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है जनाब। जज़ाकल्लाह, सब्र के साथ आपने एमसीक्यूज अटेंड किए, और जो भी एमसीक्यूज हैं मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स के, कॉलेजेस के, जो जो मिलते रहें आपने उन्हें चैप्टर वाइज सेपरेट करना है, या जैसा दिल चाहे आप उनकी रिवीजन कर लीजिएगा। कोई डिफ़िकल्टी हो
तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैं क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको इस काम करने के बाद, चैप्टर 2 के इस काम करने के बाद जो है कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ठीक है मेरे बच्चों, बड़ा मिस कर रहे हैं। आपको ईद मुबारक कहना थी। आज ईद का तीसरा दिन है और 26 को, 28 को और फिर उसके बाद 30 को आपके पेपर हैं। यानी इसी महीने आप एफएससी का एग्ज़ाम दे चुके होंगे और फिर आपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है। इंशाल्लाह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तैयारी मैं आपको ऑनलाइन करवाऊँगा। ठीक है बेटा जी, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने अम्मी अब्बू का ख्याल रखिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत जो आपको अल्लाह ताला ने दी है, वो आपके अच्छे वालिदैन दिए हैं, बहन भाई दिए हैं। जुड़े रहिए अपने ख़ानदान के साथ, मोहब्बतें दीजिए, मोहब्बतें मिलेंगी। याद रखिएगा, आपके पास जो है ना, वो बाँटना शुरू कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बड़ी बरकत डालेंगे। मोहब्बत बाँटिए, ठीक है ना, इखलाक बाँटिए, ख्याल बाँटिए, सोच बाँटिए, जो भी आप कर सकते हैं दूसरों के लिए वो कीजिए। अल्लाह ताला आपकी तौफीक में इजाफा करेंगे। जज़ाकल्लाह मेरे बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़।